वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है बिज़नेस स्टडीज़ का, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाके देख लो। अब ये जो सेकंड पार्ट है, इसमें हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, तो इस चैप्टर में अब आगे हम बहुत ही कम टॉपिक्स कवर करेंगे, लेकिन जो भी हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसलिए मैंने ये जो नोट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड में बनाए हैं सेकंड पार्ट के, जिससे कि हम एक एक चीज़ अच्छे से समझ पाएँ। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो इसमें जो फर्स्ट है हमारा, हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले अपना क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। ओके, तो हमने कल के पार्ट में जैसा कि हमने बहुत सारी चीज़ें समझ ली थी। अगर हम थोड़ा रिकॉल करें तो हमने बिज़नेस समझा था क्या होता है, बिज़नेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट के बीच के डिफरेंस समझे थे, नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बीच में डिफरेंस समझा था, और भी बहुत सारी चीज़ें समझी थी, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव समझे थे हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो बिज़नेस के होते हैं। अब हम आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं बिज़नेस एक्टिविटीज़ के बारे में। तो अगर हम देखें तो बिज़नेस एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, बिज़नेस के अंदर क्या क्या लोग चीज़ें परफॉर्म करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, उसको हम देखते हैं। तो बिज़नेस की जो एक्टिविटीज़ हैं, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, दैट इज़ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ओके, तो देखते हैं कि करके मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट देखें इंडस्ट्रीज़ के बारे में, ठीक है, तो इंडस्ट्री की सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन देखें तो इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल्स इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। ओके, तो इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है कि इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। मतलब आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो अगर, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। क्यों? क्योंकि आपका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, मनी अर्न करना होता है। इसलिए इंडस्ट्री को हम एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, कोई से भी आप सामान खरीदते हो, कोई भी जो फिनिश्ड गुड्स नहीं होते, जो कि सेमी फिनिश्ड गुड्स होते हैं, वो रॉ मटेरियल्स को आप खरीदते हो और उनको यूजफुल प्रोडक्ट्स में आप कन्वर्ट करते हो। ओके, तो वो इंडस्ट्री में होता है कि आप रॉ मटेरियल्स को खरीदो और फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करो, दैट इज़ इंडस्ट्री में की एक्टिविटीज़ का ये मतलब होता है। सो इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। ओके, अब इंडस्ट्रीज can also be divided into 3 broad categories, that is primary industry, secondary industry and tertiary industry. Okay, so let's see one by one what are these. So first is primary industry. Okay, so what is primary industries? Primary industries include all those industries which are concerned with extraction of natural resources and reproduction of living. सो बेसिकली फर्स्ट जो हमारा हमने देखा, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्रीज, 3 कैटेगरीज आर देयर ऑफ इंडस्ट्रीज. सो फर्स्ट प्राइमरी इंडस्ट्रीज इंक्लूड्स ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मीन्स वी एक्सट्रैक्ट दी नेचुरल रिसोर्सेज इन प्राइमरी इंडस्ट्रीज. ओके, प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आप नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करते हो नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है, अर्थ में से या कहीं से भी आप नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हो, या फिर आप किस पे फोकस करते हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की रिप्रोडक्शन पे फोकस करते हो, एनिमल्स की रिप्रोडक्शंस पे, उनके जेनेटिक्स पे फोकस करते हो. ओके, तो अब प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के भी 2 फर्दर पार्ट होते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज़. सो लेट्स सी वन बाय वन देम ऑल्सो. अगर हम आगे बात करें एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, सो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ आर दोज विच इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज सच एज मिनरल्स फ्रॉम अर्थ, फिश फ्रॉम रिवर्स एंड सी, टिम्बर्स फ्रॉम फॉरेस्ट एक्सेट्रा. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, हमने यहीं पीछे पढ़ा था, प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हो. तो नेचुरल रिसोर्सेज को जो एक्सट्रैक्शन होता है ना, वो इसी कैटेगरी के अंदर आता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में. ठीक है, इसमें आप एक्सट्रैक्ट करते हो नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को आप एक्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है, जैसे आप अर्थ से मिनरल्स निकालते हो, ठीक है, उसके बाद आप रिवर्स में से फ़िश निकालते हो, ठीक है, टिम्बर निकालते हो फॉरेस्ट में से आप फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ होते हैं उसमें से अगर आप टिम्बर एक्सट्रैक्ट करते हो, तो ये सब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में आता है प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर. समझ में आए? तो एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में आता है. उसके बाद अब मैंने देखा था आगे रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग्स पे फोकस भी करता है प्राइमरी इंडस्ट्री, तो वो जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर आता है. The industries involved in the activity of rearing and breeding of living organisms, that is birds, plants, animals, etc. are known as genetic industries. ओके, सो इंडस्ट्रीज़ जिसमें आप रियरिंग, ब्रीडिंग करते हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग एक एग्जाम्पल है, वो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आता है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर. समझ में आए? तो आप ब्रीडिंग पे फोकस करते हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब किस में आता है? जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में आता है. ओके, क्लियर हुआ? आगे मूव ऑन करते हैं. सेकेंडरी इंडस्ट्री. ओके, हमने प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ को अच्छे से समझ लिया. अब नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो है हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री.
The secondary industries makes use of products which are extracted and reduced of primary industry as their raw materials and produce finished goods. अब बेसिकली सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है, जो भी आपने एक्सट्रैक्शन किया है, जैसे आप प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में टिम्बर निकालते हो, फिश निकालते हो, ठीक है, सी से, और जो भी चीज़ें आप एक्सट्रैक्ट करते हो, अर्थ से मिनरल निकालते हो, अब जो आपने एक्सट्रैक्ट किया है, मिनरल्स, फिशेस, जो भी आपने एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अब उस प्रोडक्ट को आप एक यूज़फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, वो किस में आता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है। समझ में आया? जैसे आपने मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करे अर्थ से, तो अब मिनरल्स को एक अच्छे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर आता है। समझ में आया? तो यही यहाँ पे लिखा है कि सेकेंडरी इंडस्ट्री यूज़ करता है प्रोडक्ट्स को जो भी आपने एक्सट्रैक्ट किए हैं, ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में, और उनको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करता है और किस में कन्वर्ट करता है, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। समझ में आया? तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ की भी फर्दर 3 कैटेगरीज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़, and last tertiary or service industry. So let's see one by one. The first one is manufacturing industry. So these industries are engaged in process of conversion of raw material into finished product. So manufacturing industries नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये एंगेज होती हैं, ठीक है, आप कन्वर्ट करते हो इन इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में आप कन्वर्ट करते हो इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन से टाइप्स के प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करते हो, तो 2 टाइप्स के गुड्स होते हैं जो कि आप मैन्युफैक्चर करते हो। तो कंज्यूमर गुड आपका आ जाता है और एक इंडस्ट्रियल गुड। अब कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, गुड्स जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करता है, जैसे ब्रेड, बटर, जैम, ये सब किस में आते हैं, कंज्यूमर गुड्स में आते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में आप रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हो। और कौन कौन से गुड्स होते हैं, तो 2 टाइप के गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस किए जाते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। सो कंज्यूमर गुड्स में ऐसे गुड्स विच आर डायरेक्टली कंज्यूम बाय द कंज्यूमर, लाइक फॉर एग्जांपल ब्रेड, बटर, जैम, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया। फर्दर एक और टाइप का गुड होता है इंडस्ट्रियल गुड। सो गुड्स प्रोड्यूस फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स, मशीनरीज, ये सारे गुड्स जो होते हैं ये इंडस्ट्रियल गुड्स में प्रोड्यूस किए जाते हैं। और ये जो गुड्स होते हैं फर्दर कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने में यूज़ किए जाते हैं। तो ऐसे गुड्स जो कि फर्दर कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने में यूज़ किए जाते हैं, वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स में, इंडस्ट्रियल गुड्स के अंदर आता है, और वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस किए जाते हैं। समझ में आया? तो ये 2 टाइप्स के गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। फर्दर मूव ऑन करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमने प्राइमरी इंडस्ट्री में देखा था जेनेटिक्स और जेनेटिक्स वाला था, और वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ और जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ था। वैसे ही सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी आपके पास फर्दर और टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आता है आपका एनालिटिकल इंडस्ट्री। इन एनालिटिकल इंडस्ट्री द बेसिक रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ में आप क्या करते हो, जो रॉ मटेरियल होता है आप उसको डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ते हो। दीज आर ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स। फॉर एग्जांपल जैसे क्रूड ऑयल है, वो बहुत सारे क्रूड ऑयल है, उसको आप फर्दर पार्ट्स में ब्रोक करते हो, उससे बहुत सारे ऑयल्स बनाते हो, जैसे पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन ऑयल, गैसोलीन एक्सेट्रा। तो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ में यू टेक अ पर्टिकुलर रॉ मटेरियल or a particular product and you broke into different parts to make a further different types of products. So this happen in analytical industries. Okay, next one is synthetic industries. In synthetic industries 2 or more materials are mixed to manufacture some new products. Synthetic industries में क्या होता है कि आप एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को मिक्स करते हो। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ में आप एक प्रोडक्ट को तोड़ते हो डिफरेंट पार्ट्स में कई सारे प्रोडक्ट्स को बनाने में। सिंथेटिक इंडस्ट्रीज़ में आप बहुत सारे प्रोडक्ट को मिक्स करते हो एक न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे केमिकल्स आप मिक्स करते हो सोप, पेंट्स, कॉस्मेटिक्स को बनाने के लिए। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं सिंथेटिक इंडस्ट्रीज़ में। क्लियर? नेक्स्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही एक थर्ड पार्ट है हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। In processing industry, the raw material is processed through various stages of production and then finished goods are manufactured. For example, textile industries, iron and steel industries, sugar industries, etc. So processing industries में क्या होता है, processing industries में raw material is processed through various stages of production. सो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि रॉ मटेरियल को आप डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजरते हैं। जो रॉ मटेरियल होता है वो बहुत सारे प्रोसेस से गो थ्रू करता है, बहुत सारे स्टेजेस से जाता है फिनिश्ड गुड्स में तब, और फिर उसके बाद फिनिश्ड गुड्स मैन्युफैक्चर होता है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में आप देखते हो कि अगर आपको कोई कुछ भी बनाना है, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो आपको बहुत सारे स्टेजेस से जाना पड़ेगा। वैसे ही आयरन और स्टील भी अगर आपको बनाना है, आपको बहुत सारे स्टेजेस सिर्फ एक स्टेज में ही आयरन स्टील नहीं होता, आपको बहुत सारे
से गुजरना पड़ता है। शुगर इंडस्ट्री में भी आप देखते हो पहले आपको ख़रीदना पड़ता है शुगर केन, उसके बाद जैगरी, फिर उसके बाद शुगर, इस तरीके से आप करते हो, ठीक है। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में यही होता है कि टू मैन्युफैक्चर अ पर्टिकुलर फिनिश प्रोडक्ट यू हैव टू go through so many processes, so that comes under processing industries. Okay, next is assemble industry. In assemble industry the various finished goods are combined to produce a new finished product. assemble industries में क्या होता है, आप बहुत सारे फिनिश गुड्स को जो फिनिश गुड्स हैं उनको आप कंबाइन करते हो नए फिनिश प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर्स, टेलीविजन्स, वॉचेस, ऑटोमोबाइल्स, कार्स एक्सेट्रा। सो ये सब असेंबल इंडस्ट्रीज़ में आता है। तो ये हमने देखा एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, और यहाँ पे असेंबल इंडस्ट्रीज़ में। ओके, सो हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज़, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ और असेंबल इंडस्ट्रीज़। अब व्हाट वी डू, कई बार जो स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको डाउट होता है कि सिंथेटिक इंडस्ट्रीज़ में भी तो हम मिक्स कर रहे हैं और असेंबल इंडस्ट्रीज़ में भी तो हम एक तरीके से असेंबल मिक्स की तरह कर रहे हैं। बट यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज़ जो होता है वो बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट्स पे होता है। असेंबल इंडस्ट्रीज़ में आप कोई मिक्स नहीं कर रहे हो चीज़ों को, आप जस्ट असेंबल कर रहे हो, उनको एक साथ बस जोड़ रहे हो। सिंथेटिक इंडस्ट्रीज़ में आप मिक्स कर रहे हो। सो दिस यू हैव टू जस्ट कीप इन माइंड। इफ़ देयर इज़ क्वेश्चन आता है कि सिंथेटिक कोई आप मिक्स कर रहे हो कोई चीज़ों को, सो दैट कम्स अंडर सिंथेटिक इंडस्ट्री। क्लियर? सो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड असेंबल इंडस्ट्रीज, होप सो इट्स क्लियर। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वन पे। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ओके, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज भी एक सेकेंडरी इंडस्ट्री का ही पार्ट है, ठीक है। अब इसको देखते हैं ये क्या होता है। Okay, these industries are concerned with construction of buildings, dams, roads, etc. These industries use the product of manufacturing industries such as cements, iron and steel, etc. So अब ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये बेसिकली डील करती है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, रोड्स एक्सेट्रा, इन पे डील करती है। दीज इंडस्ट्रीज यूज द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सच एज सीमेंट, आयरन एंड स्टील एक्सेट्रा। यूनिक फीचर ऑफ दीज इंडस्ट्रीज इज दैट देयर प्रोडक्ट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड और शिफ्टेड टू द मार्केट, दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड रिमेन एट अ फिक्स साइट ऑनली। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज बेसिकली क्या होती हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि डील करती हैं कंस्ट्रक्शन पे, ठीक है। आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, या फिर आपको रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, इस तरीके का कंस्ट्रक्शन करवाना है, सो इट कम्स अंडर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ओके, अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक यूनिक फीचर ये होता है कि आप कहीं पर भी अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वो कहीं पे उसका मूवमेंट नहीं हो सकता। आप बिल्डिंग बनाते हो, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, वो एक ही जगह रहती हैं, फिक्स्ड रहती हैं, कभी भी आप उसको मूवमेंट नहीं करवा सकते। सो दैट कम्स अंडर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ लिया प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में हमने अच्छे से पूरा देख लिया, उसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में भी हमने देखे 4 पार्ट्स आते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे, टर्शरी और सर्विस इंडस्ट्री। टर्शरी और सर्विस इंडस्ट्री, ओके। सो अब हमारा थर्ड प्राइमरी सेकेंडरी कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं टर्शरी और सर्विस इंडस्ट्री। सो द इंडस्ट्री विच प्रोवाइड्स सर्विसेज which supports the activity of primary and secondary industry are known as tertiary और service industries। अब बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए एक टाइप की इंडस्ट्री सेटअप की जाती है जिसका नाम है टर्शरी और सर्विस इंडस्ट्री। सो दीज कम्स, सो जो भी एक्टिविटीज़ जो भी सपोर्ट करती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को, वो टर्शरी या सर्विस इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती हैं। सो लेट्स सी कितने टाइप्स की होती हैं। तो बहुत सारे टाइप्स की टर्शरी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, ऑब्वियसली, ठीक है। अगर आप सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में या प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल्स को अगर आपको फैक्ट्री में ले जाना है तो वो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है, जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री के लिए। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में जब प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, जैसे हमने देखा था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, जब प्रोडक्ट बन जाता है तो आप उसको कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाते हो, ट्रांसपोर्टेशन से। सो ये टर्शरी इंडस्ट्री सपोर्ट प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्टेशन, समझ में आया। सेकंड, बैंकिंग। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई भी अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करना, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो उसके लिए आपको बहुत सारी क्रेडिट फैसिलिटीज़, बहुत सारे कभी कभार आपको क्रेडिट फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको लोन लेना है, तो वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेकेंडरी इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ को। कौन? बैंक। तो बैंकिंग भी एक टर्शरी इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस, ऑब्वियसली अगर आपको कोई भी रिस्क हुआ, ठीक है, अगर आपको लॉसेस हुए तो वो उस रिस्क को कवर करने के लिए, उस लॉसेस को कवर करने के लिए इंश्योरेंस होता है, जो भी एक सपोर्ट सर्विस होता है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ के लिए। नेक्स्ट, वेयर हाउसिंग। ऑब्वियसली जब आप मैन्युफैक्चर करते हो कोई प्रोडक्ट को, उसको आप कहाँ पे स्टोर करोगे, तो उसके लिए वेयर हाउसिंग बहुत ही ज़रूरी होता है। इट प्रोवाइड्स द स्टोरेज प्लेस ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। तो जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में चीज़ें बनती हैं या एक्सट्रैक्ट होती हैं, वो आप कहाँ पे रखोगे, उसको स्टोरेज करना वेयर हाउसिंग में होता है।
समझ में आया? तो ये भी एक सपोर्ट सर्विस होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें एडवर्टाइजिंग, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आजकल की इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में एडवर्टाइजिंग सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट सर्विस होता है, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कंज्यूमर्स को कि हाँ ये हमारा प्रोडक्ट है, अब आप इसको खरीदिए। तो ये भी एक सपोर्ट सर्विस है। तो अगर आप सबके नाम से ही देखो तो आप समझ सकते हो कि हाँ ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सब जो हैं ये एक सपोर्ट सर्विस ही हैं सेकेंडरी और प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के लिए। ओके, सो होप सो इट्स क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कॉमर्स। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा था, हमने डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ पढ़ रहे थे। तो दो ब्रॉड कैटेगरीज हमने देखे थे, इंडस्ट्री और कॉमर्स। अब तुम्हारा इंडस्ट्री कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कॉमर्स में। ठीक है, कॉमर्स। सो देखते हैं कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच हेल्प्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। कॉमर्स का मतलब ये होता है कि इंडस्ट्रीज़ में आप सारे प्रोडक्ट्स को बनाते हो। अब कॉमर्स में क्या होता है कि आप जो भी आपने बनाया है इसमें इंडस्ट्री में, उसको आप किस तरीके से कंज्यूमर तक पहुंचाओगे, वो सब किस में होता है, कॉमर्स में होता है। तो कॉमर्स में ऐसी एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प करती हैं प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए। समझ में आया? लेट मूव ऑन नेक्स्ट वन। फंक्शंस ऑफ कॉमर्स और ट्रेड एंड ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। अब कॉमर्स का एक और नाम होता है ट्रेड एंड ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। ओके, तो अब इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि कॉमर्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो अगर हम इसकी फंक्शंस की बात करें तो बेसिकली जो भी प्रॉब्लम, फर्स्ट है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। ठीक है, पर्सन की जो प्रॉब्लम होती है कि कहाँ पे ये जो गुड्स हैं हम किस तक पहुँचाएंगे, उसकी प्रॉब्लम कौन हटाता है, बेसिकली हम कह सकते हैं ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड या कॉमर्स हेल्प करता है। सो द ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स क्रिएट अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो जो कॉमर्स का जो ट्रेड सेगमेंट होता है वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बीच में एक लिंक बनाता है, जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देता है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, पर्सन्स, रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। समझ में आया? सेकेंड, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ऑफ कॉमर्स हेल्प्स इन रिमूविंग द प्लेस गैप। ठीक है, अगर आप आगे पढ़ोगे तो कॉमर्स में एक एक्टिविटी होती है ट्रांसपोर्ट, जो कि हमें हेल्प करती है, जो गैप होता है, ठीक है, प्लेस गैप होता है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको प्रोड्यूसर से कंज्यूमर। अगर आपको प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर्स तक कोई भी गुड पहुंचाना है तो उसका जो प्रॉब्लम होती है वो कौन क्लियर कर देता है, कॉमर्स में जो ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी होती है वो उसको सही कर देता है, क्लियर कर देता है। नेक्स्ट, थर्ड इज हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। कॉमर्स के अंदर एक एक्टिविटी होती है जो कि टाइम की प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करती है। तो वेयर हाउसिंग सेगमेंट कॉमर्स हेल्प्स इन रिमूविंग द प्रॉब्लम ऑफ टाइम गैप। ओके, या अगर हम टाइम गैप की बात करें तो वेयर हाउसिंग में ऐसा भी होता है कि कभी कभार आपने अभी ये गुड्स प्रोड्यूस किए, ठीक है, इस सीज़न में प्रोड्यूस किए, और ज़रूरी नहीं है कि इसी सीज़न में गुड्स जाके कंज्यूम हो सकता है ये जो गुड्स आपने कंज्यूम किए हैं वो अगले सीज़न में जाके प्रोड्यूस हो। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स आपने बल्क में बना लिए, ठीक है, ज़रूरी तो नहीं है ये सारे ही कंज्यूमर्स अभी सेल आउट हो जाए, नहीं, इन कंज्यूमर्स को बेसिकली हो सकता है लोग सालों साल तक यूज़ करें इन कंप्यूटर्स को, तो इनको स्टोर करने की जो टाइम गैप का जो प्रॉब्लम होती है वो कौन सॉर्ट आउट कर देता है, कॉमर्स के अंदर एक एक्टिविटी होती है वेयर हाउसिंग, वो इसको क्लियर कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वन, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। द बैंक्स हेल्प्स द बायर्स एंड सेलर्स इन मेकिंग कलेक्टिंग पेमेंट। कभी कभार अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के थ्रू पेमेंट करते हो, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियसली एक कॉमन चीज़ हो गई है, ठीक है, तो अगर आप बायर्स एंड सेलर्स अगर पेमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में, तो बैंक्स जो होते हैं वो इस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट कर देते हैं कि एक्सचेंज में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बैंक्स इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो ये भी एक एक्टिविटी है जो कॉमर्स के अंदर आती है। समझ में? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। सो इट्स केम आउट एज एंट्रेंस, नो इट्स हिंड्रेंस। ओके, it helps in removing the hindrance of risk. ओके, इट हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। तो जो भी प्रॉब्लम होती है रिस्क से रिलेटेड, तो वो आप इंश्योरेंस करते हो तो उससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो इंश्योरेंस ब्रांच ऑफ कॉमर्स है ना, बेसिकली आपको जो हेल्प करती है, जो भी प्रॉब्लम होती है रिस्क से रिलेटेड, वो सब ये उसको हेल्प करती है, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए बाय प्रोवाइडिंग देम प्रोटेक्शन एंड कंपेंसेशन टू द इंश्योर्ड। इंश्योर्ड कौन होता है? जिसको इंश्योरेंस चाहिए होता है, तो वो इंश्योर्ड व्यक्ति होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ में। तो जो भी प्रॉब्लम होती है रिस्क से रिलेटेड, तो वो कौन क्लियर कर देता है? ओके, इंश्योरेंस जो है हमारा वो कॉमर्स एक्टिविटीज़ के अंदर जो इंश्योरेंस है एक्टिविटी, वो
इसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देती है। ओके ओके फाइन। नेक्स्ट, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। अगर हम नेक्स्ट पे बात करें तो नेक्स्ट कॉमर्स ब्रांच के अंदर एक और जो एक्टिविटी आती है एडवर्टीजमेंट। तो उससे भी क्या होता है, हमारी जो हिंड्रेंस है, प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है जो भी नॉलेज की, तो वो एडवर्टीजमेंट सही करती है। तो जो एडवर्टीजमेंट ब्रांच ऑफ कॉमर्स है वो हेल्प करती है इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द न्यू प्रोडक्ट एंड देयर यूटिलिटी। ओके, तो आपको यहीं से ही एक्टिविटीज़ के बारे में सब प्रॉपर्ली पता चल गया होगा कि अगर आपको पर्सन की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो वो बेसिकली प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के बीच में एक लिंक बन जाती है, ठीक है, तो उससे आपकी जो कॉमर्स एक्टिविटीज़ के अंदर जो आती है, जो उसको सॉर्ट आउट कर देती है। उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी होती है वो कॉमर्स के अंदर हेल्प करती है इसको रिमूव करने के लिए। उसके बाद हमने देखा टाइम गैप, वेयर हाउसिंग हेल्प कर देती है, बैंक्स, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब कॉमर्स ब्रांच की एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। अगर हम नेक्स्ट देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। तो पहली जो एक्टिविटी होती है वो हमारी होती है ट्रेड कॉमर्स के अंदर। सो ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इसके अंदर दो टाइप्स के ट्रेड आपके आते हैं, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। आगे मूव ऑन करें। इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है बाय और सेल करते हो जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर ही, ठीक है, अपने गुड्स को बाइंग या सेल करते हो, ठीक है, अपनी जो आपकी कंट्री की बाउंड्रीज़ हैं, जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ हैं, कंट्री के अंदर ही अगर आप गुड्स को बाय करते हो और सेल करते हो, दैट इज़ इंटरनल ट्रेड। ओके, अब इंटरनल ट्रेड के अंदर भी दो आते हैं, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड आपको पता है जब आप गुड्स बल्क में बाय करके बल्क में ही सेल करते हो तो दैट इज़ होलसेल ट्रेड, ठीक है, और रिटेल ट्रेड में जब आप बाइंग और सेलिंग करते हो स्मॉल क्वांटिटीज़ में, सो दैट इज़ रिटेल ट्रेड। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें एक्सटर्नल ट्रेड, तो एक्सटर्नल ट्रेड का क्या मतलब होता है, बाइंग एंड सेलिंग आउटसाइड द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, ठीक है, जब आप गुड्स को सेल करते हो या खरीदते हो कंट्री के बाहर से, सो दैट इज़ एक्सटर्नल ट्रेड। इसमें आपकी तीन चीज़ें आती हैं, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्री पोर्ट। ओके, तो फर्स्ट देख के अगर हम इम्पोर्ट, तो बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, जब आप फॉरेन कंट्री से गुड्स को खरीदते हो अपनी डोमेस्टिक कंट्री में, सो दैट इज़ इम्पोर्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, जैसे आपने यूएसए से इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट्स बाय किए, सो दैट इज़ इम्पोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट मतलब आपने गुड्स को इंडिया से बाहर भेजा यूएसए में, सो दैट इज़ एक्सपोर्ट। तो सेल ऑफ गुड्स टू फॉरेन कंट्री पे अगर आप गुड्स को सेल करते हो तो दैट इज़ एक्सपोर्ट। एंट्री पोर्ट की अगर हम देखें तो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फॉर पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट्स, ठीक है। एंट्री पोर्ट का ये मतलब होता है कि आपने गुड्स तो खरीदे हैं डोमेस्टिक मार्केट में, लेकिन अपनी डोमेस्टिक कंट्री में यूज़ करने के लिए नहीं, उसको और बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए। सो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फॉर पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, दैट इज़ एंट्री पोर्ट। ओके, नेक्स्ट एड्स और ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। तो ये हमने देख लिया था, ऑब्वियसली एक्टिविटीज़ विच हेल्प्स इन स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड। जो ट्रेड के स्मूथ फ्लो में भी हेल्प करती है वो भी वही है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग। जैसे हमने देखा ट्रेड को अगर आपको प्रॉपर्ली चलाना है तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होता है। ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह से गुड्स को ले जाने की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कम्युनिकेशन प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बीच में जो भी कम्युनिकेशन गैप होता है उसको क्लियर कर देता है। कम्युनिकेशन में आपका आ जाता है टेलीफोन, मोबाइल, पर्सनल तरीके से आप बात करते हो, तो दैट कम्स अंडर दिस। उसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ होती हैं, लोन्स होते हैं, उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है बैंक, ठीक है, एक्सचेंज की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करता है। उसके बाद इंश्योरेंस, रिस्क की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करता है ट्रेड। ओके, ट्रेड में जो रिस्क की प्रॉब्लम होती है वो इंश्योरेंस सॉर्ट आउट कर देता है। अगर आपको लॉस हुए तो आप इंश्योरेंस करवा सकते हो। वेयर हाउसिंग, जो भी प्रॉब्लम होती है टाइम गैप की, ठीक है, अगर आपको स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है तो उसमें वेयर हाउसिंग ट्रेड में हेल्प करता है काफ़ी ज़्यादा। एडवर्टाइजिंग में देखें तो नॉलेज की प्रॉब्लम जो भी होती है ट्रेड के अंदर, अगर आपको कंज्यूमर्स तक अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, सो एडवर्टाइजिंग जो होता है वो उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक बिजनेस रिस्क। सो बिजनेस रिस्क की बात करें तो देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़। अब बिजनेस रिस्क का मतलब होता है कि जो भी चांसेस होते हैं, जो भी प्रोबेबिलिटी तो होती है कि आपको कितना लॉस होगा या हो सकता है आपको कम प्रॉफिट हो, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ की वजह से, सो दैट इज़ बिजनेस रिस्क, ठीक है। बिजनेस रिस्क मतलब सीधा सा मतलब कितनी चांसेस हैं लॉसेस की या फिर कम प्रॉफिट्स की, सो दैट कम्स अंडर बिजनेस रिस्क। और ये बहुत सारी अनसर्टेनिटी चीज़ों की वजह
वजह से होता है, क्योंकि बिजनेस हमेशा अनसर्टेन होता है। अगर हम देखें नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क में क्या क्या उसका कैसा नेचर होता है, तो बिजनेस रिस्क अनसर्टेनिटीज़ की वजह से अराइज होता है कि बहुत सारी अनसर्टेनिटी होती है बिजनेस में ही। अनसर्टेनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, मार्केट कंडीशंस कभी चेंज हो गई, नेचुरल कैलामिटीज़ आ गई, या एम्प्लॉयज़ की वजह से ही कुछ प्रॉब्लम्स हो गई। सो बहुत सारे रिस्क, बिजनेस रिस्क बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ की वजह से अराइज होती है, पता ही नहीं चलता कि कभी भी बिजनेस रिस्क हो सकता है। सेकंड देखें, रिस्क बहुत ही, रिस्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। सो रिस्क बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल पार्ट होता है हर बिजनेस का। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाओगे। अगर आपको रिस्क लेना है तो आपको, अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, रिस्क की चीज़ों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। ऑब्वियसली अगर आपका बड़ा बिजनेस है तो बेसिकली उसमें आपको ज़्यादा रिस्क होगा, ठीक है, आपको कैपिटल ज़्यादा लगानी होगी, तो ऑब्वियसली रिस्क भी ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा होगा। सो जितना, और कम बिजनेस है, छोटा बिजनेस है तो उसमें रिस्क कम होगा। तो स्केल ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है कि आपके उसमें कितना रिस्क होगा। उसके बाद प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ बियरिंग रिस्क। ऑब्वियसली अगर आप जो प्रॉफिट है वो कब अर्न करता है कोई भी एंटरप्रेन्योर, वो तभी अर्न करता है जब वो रिस्क लेता है। तो जब आप अच्छे से कैपिटल इन्वेस्ट करोगे, रिस्की चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स लोगे, तो बेसिकली अगर आप इन्वेस्ट करोगे या कुछ भी रिस्क उठाओगे तभी आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। क्योंकि अगर आप रिस्क ही नहीं लोगे, डर के बैठे रहोगे, तो आप इन्वेस्ट ही नहीं कर पाओगे, तो आप प्रॉफिट कैसे अर्न करोगे। सो प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ बियरिंग द रिस्क। ओके, नेक्स्ट, कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क की क्यों बिजनेस रिस्क हो सकता है, बिजनेस में रिस्क क्यों रहता है, ठीक है, हम क्यों सोचते हैं कि हाँ बिजनेस में रिस्क तो है, तो वो 4 चीज़ों की वजह से हो सकता है। फर्स्ट है हमारा नेचुरल कॉज, ठीक है, ऐसा हुआ है अर्थक्वेक, फ्लड्स, ड्राउट्स, फेमाइंस आ जाएं, उसकी वजह से हमारे बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये एक नेचुरल कॉज होता है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, ये एक बिजनेस रिस्क होता है जिससे हमारे प्रोडक्ट ख़राब हो जाएं, कभी भी बिजनेस में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, तो ये एक नेचुरल कॉज होता है बिजनेस रिस्क का। उसके बाद ह्यूमन कॉज, चांस ऑफ लॉस ड्यू टू ह्यूमन बींग्स और एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कैसे हो सकता है, ह्यूमन कॉजेज हो सकता है कि कोई भी किसी ने, जो भी ट्रेड सीक्रेट्स हैं बिजनेस के, वो किसी एम्प्लॉय ने बाहर बता दिए, किसी को भी लीक कर दिए, ओके, और डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय की वजह से कुछ भी लॉस हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से ह्यूमन कॉज की वजह से भी यहाँ पे बिजनेस रिस्क रहता है। उसके बाद इकोनॉमिक कॉज की अगर हम बात करें, चांस ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशंस। जो मार्केट कंडीशंस फ्लक्चुएट होती रहती हैं, कंज्यूमर्स की टेस्ट प्रेफरेंसेज में चेंज आ गया, मार्केट कंडीशन, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, इस तरीके से, ओके, सो इकोनॉमिक कॉजेज़ की वजह से भी यहाँ पे बेसिकली चांस ऑफ लॉसेस बढ़ जाते हैं ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशंस। उसके बाद फिजिकल कॉज में क्या होता है, जिसमें जो डैमेज ऑफ एसेट्स हो गए, तो थोड़े टाइम के लिए प्रोडक्शन बंद हो गया, कोई भी प्लांट्स और मशीनरी डैमेज हो गई, ओके, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, पावर कट आउट हो गई, तो ये सब फिजिकल कॉज होते हैं जिसकी वजह से थोड़े टाइम के लिए ये रिस्क रहता है कि कहीं बिजनेस बंद ना हो जाए थोड़े टाइम के लिए। सो दीज आर ऑल कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। आगे बात करें टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, तो बिजनेस रिस्क 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हमने कॉजेज पढ़े। अब टाइप्स क्या क्या होते हैं बिजनेस रिस्क के, 2 टाइप्स के बिजनेस रिस्क होते हैं, इंश्योरेबल रिस्क, नॉन इंश्योरेबल रिस्क। अगर हम इंश्योरेबल रिस्क की बात करें तो रिस्क विच कैन बी रिकवर्ड, इंश्योरेबल जिसका हम इंश्योरेंस से रिकवर कर सकते हैं जिन रिस्क को, उनको हम इंश्योरेबल रिस्क कहते हैं। जनरली जो नेचुरल और फिजिकल कॉजेज होते हैं वो इंश्योरेबल रिस्क होते हैं। नेचुरल कौन कौन से थे, जैसे अर्थक्वेक, फेमाइंस, ड्राउट्स, इसके लिए आप इंश्योरेंस करवा सकते हो कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ गई तो आप इंश्योरेंस से अपना रिकवर कर सकते हो। फिजिकल कॉजेज़ में भी आप इंश्योरेंस से रिकवर कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपकी प्लांट्स और मशीनरी ख़राब हो गई, पावर कट आउट हो गई, इन सब के लिए भी आप इंश्योरेंस करवा सकते हो। सो नेचुरल एंड फिजिकल कॉजेज़ बेसिकली ये इंश्योरेबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉन इंश्योरेबल रिस्क जो इसमें कोई भी प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होती, जिस पे इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं होता, वो बेसिकली हमारे नॉन इंश्योरेबल रिस्क होते हैं। जनरली इकोनॉमिक और ह्यूमन कॉजेज़ इंश्योरेबल नहीं होते। अगर हम इंश्योरेंस की थोड़ी सी बात करें तो मैं आपको बताती हूँ इंश्योरेंस क्या होता है, कि कभी भी बिज़नेस में कोई भी रिस्क होता है या फिर कुछ भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे बिज़नेस में लॉस हो सकता है, तो अगर आप इंश्योरेंस करवाते हो, ठीक है, अगर आप अच्छे से इंश्योरेंस करवाते हो तो आपको क्या होता है कि आपको थोड़ी सी कंपेंसिएशन मिल जाती है लॉस होने पे। लॉस अगर आपके पास बिजनेस में हो गया तो आपका जो पैसा है वो आपको थोड़ा सा मिल जाती है, कंपनी आपको दे देती है, प्रोवाइडेड आप जो मंथली है या जो भी है आपका जो भी इंस्टॉलमेंट पे आप अपना प्रीमियम पे कर रहे हो अगर, ओके।
सो ये इंश्योरेंस होता है। तो इंश्योरेबल रिस्क आपको समझ में आया। नॉन इंश्योरेबल रिस्क में जिसमें प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होती, जैसे इकोनॉमिक और ह्यूमन कॉजेस, ठीक है, मार्केट्स में चेंज हो गया, फ्लक्चुएशंस आ गई, या ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय ने ही कुछ गड़बड़ी की वजह से कोई बिजनेस रिस्क आ गया, तो इन सब की वजह से, इन सब के कारणों की वजह से इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं होता, तो ये नॉन इंश्योरेबल रिस्क होता है। ओके, सो हेयर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। और आज हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो हमारा कंप्लीट होता है। हमने 2 पार्ट्स में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। सेकंड पार्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ठीक है, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप इसको अच्छे से करना। मैंने इसी वजह से इस पार्ट के जो नोट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एकदम डिटेल्ड में बनाए थे। और जो इसमें हमने सबसे पहले जो पढ़ा था, हमने जो हमने इंडस्ट्रीज़ और ट्रेड और कॉमर्स, ये जो पार्ट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो होपफुली आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ओके, सो थैंक्स अ लॉट गाइज। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ओके, एंड डू सब्सक्राइब माई channel for some more like this video. Thank you so much.